चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्राद्ध पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और ये जो क्लास चल रही भाई, ये शिक्षक भर्ती, सीटेट, प्रयोगशाला परिचारक, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रयोगशाला परिचारक की री रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी पॉजिटिव न्यूज़ ये आया है कि जो सीजी व्यापम और चिप्स के मध्य जो अनुबंध था, एग्रीमेंट था, है ना, कि भाई तुम हमारा काम करो करके एग्रीमेंट दिया था, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि अब प्रयोगशाला परिचारक के जो 880 पद निकले थे, जिसमें भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के भी पद थे, इनके लिए री रजिस्ट्रेशन व्यापम बहुत जल्दी लेगा। और शासन प्रशासन ये भी जो अधिकारी कर्मचारी है उसको ये बोला गया है कि भाई नगरीय निकाय के जो आचार संहिता लगने वाली है, इसके पहले आप जितने भी वैकेंसीज हैं, भर्तियां हैं, उसको बहुत जल्दी आप कंप्लीट कराइए। मतलब स्टार्ट कराइए, भर्ती शुरू कराइए, नोटिफिकेशन निकालिए, है ना। जैसे अभी आप हाल ही में देखेंगे कि 341 पदों के लिए एसआई भर्ती निकाली गई। पुलिस का भी फिजिकल होने वाला है 16 तारीख को। तो इसी तरीके से आप बहुत जल्दी आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक और हो सके तो एडीओ, इसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। और प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जितने हमारी जो क्लासेस चल रही है, थ्योरी क्लास है ना, शिक्षक भर्ती को लेके, तो इसी का एमसीक्यू सेशन होने वाला है। तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। कोशिश करेंगे भाई एक बार सभी जोरों शोरों से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे उन सभी अपने ग्रुप्स में। आपके कॉलेज ग्रुप्स हो सकते हैं आपके, और अदर्स जितने भी ग्रुप्स हैं स्टेटस डाल सकते हैं, ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, प्रयोगशाला परिचारक के बारे में पता चले। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। आप सबको पता है कि जो एनर्जीज होता है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो ये कहाँ पे बदलती है भाई, किस फॉर्म में बदलती है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, या पेरोक्सिसोम में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है। आप सबको बताया था कि दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, दो प्रकार के ऊतक होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, है ना। सेलुलोज जैसी चीज़ें आपके जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि जो सेलुलोज है वो आपके पेड़ पौधों में पाया जाता है, प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं। तो कौन सा आपके डिफरेंस पैदा करता है, कौन सा भिन्न अंतर, इसी का आपको बताना है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पैदा करता है, या जो कोशिका भित्ति है भाई, सेल वॉल है, ये डिफरेंस पैदा करती है, या जीव द्रव्य की उपस्थिति से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर होता है, या कोशिका का जो केंद्रक होता है। तो ये हमने क्लास में पढ़ा था कि जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, वो प्लांट टिश्यू में पाया जाता है ना। आपके जंतु ऊतक में, जंतु कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो बाकी चीज़ें तो पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य, है ना, सेंट्रोसोम, या जो न्यूक्लियस है, ये सभी पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो जितने बच्चे बी वाले हैं भाई, सबका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पावर हाउस किसे कहते हैं, है ना, पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका भित्ति को बोलते हैं कि केंद्रक को बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संपूर्ण कोशिका को ही आप पावर हाउस बोला जाता है। मैंने आपको बताया है कि जब आप सांस लेते हो, जैसे आपने सांस लिया, ये आपके कहाँ गया, लंग्स में। कहाँ गया, लंग्स में, फेफड़े में चला गया। फेफड़े में जहाँ गया है बेटा, वो कुपिका के माध्यम से, किसके माध्यम से, कुपिका, एल्वेली के माध्यम से वो ब्लड में जाके मिल जाता है ना। ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, सेल में जाता है, कोशिका में। और सेल में जाने के बाद भाई ये श्वसन, जो आपने सांस लिया है, इनसे एक ऑक्सीकरण की घटना होती है ना। ये इसमें एक चक्र का निर्माण होता है। उस चक्र को क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र। इसी क्रेब्स चक्र से क्या बनता है, 38 एटीपी का एनर्जी बनता है। ये 38 एटीपी किसके बराबर है, एक ग्लूकोज के बराबर है। और फाइनली ग्लूकोज क्या है भाई, एनर्जी का काम करता है, पावर का काम करता है। और ये सभी चीज़ें कहाँ कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर भी बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ कंप्लीट होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन की, लिपिड की या कार्बोहाइड्रेट की, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, अर्थात क्या ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। सभी बच्चे आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, सबका स्वागत है ना, पुनः इस साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है बेटा, वो बनी होती है आपका ए और बी दोनों से, कि प्रोटीन से भी बनी होती है और लिपिड से भी बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगले क्वेश्चन आपके सामने है और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जो हमने थ्योरी क्लास पढ़ा है, हालांकि ये प्रयोगशाला परिचारक की क्लास केमिस्ट्री से शुरू हुई है, शिक्षक भर्ती में बायोलॉजी चल रही है, तो बिना देरी के आप लोग प्रयोगशाला परिचारक वाली जो बैच चल रही है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनमें से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है भाई, आपको बताना है। तो प्रोटीन संश्लेषण में किस कोशिकांग का काम है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम का क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका या राइबोसोम का, गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया का, या ऑप्शन नंबर डी बेटा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का। तो सभी बच्चों को पता है, मैंने क्लास में समझाया था कि इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कोशिका के अंदर, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने भाग? दो भाग होते हैं, स्मूथ और रफ। दो भाग होते हैं भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्मूथ और रफ, हिंदी में चिकना और खुरदरा। ये रफ रफ क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या मौजूद है भाई? राइबोसोम। क्या मौजूद है? राइबोसोम। ये रफ होने का कारण है राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसके कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है ना। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। स्मूथ स्मूथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मौजूद है फैट, वसा का निर्माण हो रहा है, इस साइड फैट का निर्माण और इस साइड प्रोटीन का निर्माण। जैसे हमारे पैर के तलवे हैं, वहाँ राइबोसोम की मात्रा ज़्यादा है, खुरदुरा है। हाथ के तलवे हैं, यहाँ पे राइबोसोम की मात्रा ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ प्रोटीन्स ज़्यादा होंगे वहाँ वहाँ मसल्स मजबूत होंगे, जहाँ जहाँ फैट ज़्यादा होंगे वहाँ बेली फैट मतलब इंक्रीमेंट होगा। तो ठीक है, तो राइबोसोम क्या है भाई, है ना, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, अभी वर्तमान में बताना है कि जो वर्तमान में अनुवांशिक विज्ञान के जनक है किसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मंडल, ह्यूगो ड्यूब्रिज, चार्ल्स डार्विन जी को बोलते हैं क्या, या थॉमस हंट मॉर्गन। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। एक बार जोरों शोरों से बोलेंगे भाई हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबका स्वागत है पुनः इस सेशन में। और बिल्कुल इसका क्वेश्चन का आंसर आपके पास है कि वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जो जनक है बेटा, ये किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मंडल। इन्होंने किस पर परीक्षण किया था? मटर पे, है ना। मटर पे एक्सपेरिमेंट करके बताया था जेनेटिक्स की क्वालिटी को। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का उपयोग किया था, अभी बताया मैंने, किसका उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर सी, मटर को उपयोग किया था, गॉर्डन पी का। ठीक है, तो याद रखना है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गॉर्डन पी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में। सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिभागी हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, जो प्रयोगशाला परिचारक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आपको बताना है भाई कि जो जैविक सिस्टम है ना, जैविक सिस्टम है, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को जो तेज करते हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम और डी प्रोटीन्स। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम्स जो होते हैं वो जैविक सिस्टम को क्या करता है? बूस्ट करता है, फास्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एसिरेशन एंड रीजन वाले। कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप स्टेटमेंट पढ़िए फिर बताइए, क्या मानव शरीर में जो लीवर होता है बेटा, यकृत होता है, वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कथन आर बोलता है, कारण है ये, कारण आर बोलता है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम्स उत्पन्न करता है। चलिए, ये आपके पाचन तंत्र से सीधा प्रश्न आया है। ठीक है, पाचन तंत्र से प्रश्न आया है। ठीक है,
बिल्कुल, फिलहाल अभी ये एप्लीकेशन में हो रहा है, बाद में इसको हम लोग प्रीमियम यूट्यूब पे कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत है, जब वो कर देंगे तब उसमें बिल्कुल आपका कमेंट और शेयर का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है वीरेंद्र। चलिए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो कथन ए सही है बेटा कि मानव शरीर में जो लीवर है वो वसा के पाचन में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमने क्लास में पढ़ा था कि यकृत भी पाचन वाले हिस्से में पार्टिसिपेट करते हैं। और यकृत के दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम नहीं पढ़े आपने, कोई भी वसा पाचक एंजाइम नहीं पढ़े हैं, तो बिल्कुल आर क्या है भाई, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ये सीधा सीधा आपके क्लास से प्रश्न ये पूछा गया है सीजी व्यापम के एग्जाम में। तो आपको बताना है कि मानव तंत्र में, ह्यूमन सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टॉयलिन और पेप्सिन। तो विच इज द करेक्ट आंसर भाई, कौन सा है। ट्रिप्सिन आपने पढ़ा है क्या, बिल्कुल। टॉयलिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिन कौन से आपने नहीं पढ़ा है, इनमें से कौन सा आपके नहीं है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गैस्ट्रिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। टॉयलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिन नहीं होता भाई। जठर रस होता है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ट्रिप्सिन, टॉयलिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने क्लास में पढ़ा है। चलिए, और अगला क्वेश्चन पाचन तंत्र से ही है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। व्हाट इज क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। किसको बोलते हैं, छोटी आंत को। अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम्स को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ो कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है क्या, कि अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम्स क्षुद्रांत में ही छोड़ा जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। चलिए, हितेश, प्रतिमा, वीरेंद्र, लक्ष्मी, गायत्री, धानु, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी के सभी कमेंट करके आंसर देंगे भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, क्या कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, या आर तथा ए दोनों सही है और ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है, या सी बेटा ए सही है आर गलत है, या ऑप्शन नंबर डी ए गलत है और आर सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, ए गलत है, क्योंकि केवल तो छोटी आंत में नहीं होता ना, अमाशय में भी पाचन होता है, अग्नाशय में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है, बड़ी आंत में भी होता है। मैंने पूरा पाचन तंत्र समझाया था, पूरे पाचन तंत्र के अलग अलग पार्ट होते हैं। केवल क्या छोटी आंत में पाचन होता है क्या, नहीं, छोटी आंत में पाचन बहुत लंबे समय तक रहता है, जिस कारण से पूर्ण होती है। केवल छोटी आंत में पाचन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब कथन ए तो बेटा गलत है। और आर सही है, क्यों आर सही है, क्योंकि अग्नाशय से जो प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम्स होती हैं वो क्षुद्रांत में, छोटी आंत में छोड़ दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र में पुच्छ, मानव तंत्र में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है। देख लो भाई, कितना साइंस पढ़े हो, कितना आपसे बोल रहा है किसको रिवीजन की जरूरत है, किसको छुट्टी की जरूरत है। तो देख लो भाई, जितना क्लासेस चल रही है आज पता चल जाएगा कितना फ्री में पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, है ना। पूरा क्लास हो चुका है, पाचन तंत्र मैंने पढ़ाया, कंकाल तंत्र पढ़ाया, श्वसन तंत्र पढ़ाया, परिसंचरण तंत्र पढ़ाया, तंत्रिका तंत्र पढ़ाया, तो पूरे सिस्टम पढ़ चुके हैं। इसी से संबंधित प्रश्न है। तो मानव तंत्र में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न है, बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय और अमाशय। कमेंट करके आंसर देना भाई। बृहदांत आंसर है बड़ी आंत, है ना। बड़ी आंत में क्या होता है, पुच्छ। पुच्छ किसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश से बोलते हैं इसको अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। तो जो अपेंडिक्स होता है बेटा वो कहाँ मौजूद होता है, बड़ी आंत, बृहदांत में मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन। ये नहीं जानोगे मतलब सच में पूरा भोंकवी भोंकवा प्रजाति के हो, ठीक है। तो इतना पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, ग्रंथि इन से सबसे बड़ा पार्ट्स कौन है, यकृत, अग्नाशय, औटू ग्रंथि या अमाशय। कमेंट करके आंसर दो, मैं सबका क्वेश्चन का आंसर देखूंगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर नीलिमा, प्रतिमा, हितेश, वीरेंद्र सबका आंसर है ना। चलिए, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्लास के दौरान हालांकि सब टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, जितने हमने एमसीक्यू किया सब टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, सभी चीज़ों को बताया गया है। लेकिन ये बहुत
फैक्चुअल चीज़ें हैं, वन लाइनर चीज़ें, इसके बारे में हमारी चर्चा चलती रहती बीच बीच में। तो याद रखना भाई कौन सा आंसर सही है आप लोग, क्या हो जाएगा, यकृत। ऑप्शन नंबर ए, लीवर इज द बिग इंटेस्टाइन, है ना, सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो यकृत होता है वही सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा पूछा जाए तो अग्नाशय, दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय। पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शरीर के बेटा किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो बताइए क्या यकृत में होता है कि पैंक्रियास की तिल्ली की पित्ताशय की थैली। तो ये सभी बच्चे आंसर देंगे भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये यूट्यूब पे ये क्लास अपलोड होगी प्रीमियम के रूप में, तो बिल्कुल वहाँ भी जाके देख सकते हैं, वहाँ भी कमेंट करें, वहाँ से शेयर करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी एप्लीकेशन पे चल रही है, तो बिल्कुल आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए बताइए भाई जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है ना, यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। जो पित्त निकलता है भाई पित्ताशय, ये यकृत में ही निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको हमने किया है क्लास में। आपको बताना है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H22O11, C6H10O5, C6H12O6 या C6H6O6। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। C6H12O6, ठीक है, O6। चलिए अगला क्वेश्चन, टमाटर जो होता है बेटा वो लाल कलर का हो जाता है, टमाटर लाल कलर का हो जाता है, ये किसके कारण से होता है, ये भी मैंने क्लास में बताया। ऑप्शन है कैप्सेसिन, लाइकोपिन, जैंथोफिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टमाटर का जो लाल रंग है ये किसके कारण से होता है आपको बताना है, ठीक है। ये भी मैंने अपने टिश्यूस वाले क्लास में बताया था, है ना, जिसने बताया था प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में। लवक जब पढ़ा रहा था तो बताया था टमाटर लाल रंग होता है, गाजर अपने पीले कलर के कारण होता है, चुकंदर है ना रेड कलर का है ना। तो ये बताना है लाइकोपिन किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर में लाल रंग की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं का उत्पन्न करने वाला टर्म्स कौन सा है, पद कौन सा है, ग्लूकोज का अपघटन या क्रेब्स चक्र से क्या एटीपी बनता है, या अंतिम श्वसन श्रृंखला से बनता है, कि जल अपघटन के थ्रू बनता है। तो बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे इसका आंसर देंगे भाई, किससे बनता है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु उत्पन्न करने वाला, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे कि किससे बनता है ये, ठीक है। चलिए और जो बच्चे प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करने वाले हैं, समय बहुत कम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, समय कम है। प्रयोगशाला परिचारक की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है। हो सकता है टाइम हो सकता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, है ना, आज नहीं तो कल पेपर तो होना ही, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका काम है पढ़ना, और वही बच्चे बिल्कुल ज्वाइन करें जो सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं, क्योंकि NCERT बेस्ड क्लास चल रही है। तो बिल्कुल समय रहते ये प्रयोगशाला परिचारक आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो बढ़िया ऑफर भी चल रहा है, दिवाली ऑफर है, 50% ऑफ चल रही है। तो लगभग 1000-1200 रुपये की कम अमाउंट पे आपको पूरे संपूर्ण सिलेबस, जिसमें आपको साइंस है 60 नंबर का, और लगभग 30 नंबर के आपके CGGS आएंगे, 10 नंबर की करंट अफेयर और जियोग्राफी आएगा, है ना, जिसमें भारत के आर्थिक सामाजिक है ना ये दिया गया है, भूगोल, तो वहाँ से संबंधित प्रश्न। तो बिल्कुल आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। तो आपको क्या करना है, साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे चले जाना है। मोबाइल एप्लीकेशन पे आप ये सीधा सीधा प्रयोगशाला परिचारक वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करके इसको कर सकते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन की ओर आते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 17। इसका जो आंसर बेटा वो है क्रेब्स चक्र, है ना। जो 38 ATP बनता है उसे क्या क्रेब्स चक्र ही बोलते हैं, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है ना सर, नहीं हुआ है, ठीक है। होगा तो भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को अवगत करा दूंगा जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो क्रेब्स चक्र बहुत जल्दी होने वाला, ठीक है, क्रेब्स चक्र। चलिए तो ये हो गया भाई आपका, है ना, साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला जो प्रश्न है बेटा वो आपके सामने है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय, है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, 86, 98, 72, 64। जिसका 98 हो गया होगा वो कुछ ज़्यादा ही धड़क रहा है भाई, तो उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, कंट्रोल करो, ज़्यादा नहीं धड़कना चाहिए, नहीं निपट जाओगे, ठीक है। तो 86, 98, 72 या 64,
तो मैंने क्लास में बताया था, कल ही की क्लास में, है ना, लगभग लगभग इस पर बात हुई थी। तो आपको बता दूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है बेटा, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय का धड़कन है वो 1 मिनट में कितने बार? 72 बार धड़कता है। और जब भी बेटा एक बार आपका धड़कता है तो 70 ml ब्लड को क्या कर लेता है? पंप कर लेता है। ऐसे ही 72 बार धड़कने से लगभग 70 गुना 72 50 5040 ml, मतलब 5 से 5.5 लीटर, है ना, आपके खून क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। तो जितने आपके बॉडी में खून है भाई वो 1 मिनट में साफ हो जाते हैं, पंप हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं? पंप हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, हृदयाघात मतलब क्या समझते हो? हार्ट अटैक, ठीक है ना। तो हृदयाघात से संबंधित नहीं है, नहीं है पूछा गया है। क्या सीने में दर्द होगा वो हृदयाघात से? पसीना, जी मचलना, बाह में टांग झंझनाहट, टांगों में दर्द। टांग में दर्द से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना यूपीएससी में, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण हैं? सटीक लक्षण बताना है। कूट वाले प्रश्न दिए गए हैं। जी मिचलना, तेज पसीना आना, सिर दर्द देना, सीने में तेज दर्द। और इसकी सहायता से आपको चुनना है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 4। तो विच इज द करेक्ट आंसर? जितने बच्चे हैं सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही कॉमन सेंस और बेसिक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? आपके हृदय मतलब क्या? परिसंचरण तंत्र, है ना, कि भाई जो हार्ट की संरचना जिसमें हमने पढ़ा था। तो विच इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब कि आपके अगर जी मचल रहे हैं, ठीक है, आपको तेज पसीना आ रहा है, या आपके सीने में तेज दर्द हो रहा है, तो आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। आप हृदयाघात से मर भी सकते हो, है ना, हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने क्लास में बच्चों की तरह पढ़ाया था। कोई बच्ची कमेंट भी की थी, सर स्कूल 12वीं वाले बच्चों की तरह पढ़ा रहे हो, है ना, क्योंकि मैंने 3-4 बार इसको रिवीजन भी कराया था, है ना, जैसे स्कूल में कराते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं भाई? 2 4 6 8। बहुत ही सिंपल है। तो सभी बच्चों से मेरे को इसका आंसर चाहिए। वेरी गुड भाई, इंदु रानी, प्रतिमा, है ना, धानु, सभी बच्चे बिल्कुल। इज इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द करेक्ट आंसर भाई। 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन सा? दाया अलीन दाया नीलय, बाया अलीन बाया नीलय, है ना, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही कितने कक्ष? 4। कोई बताएगा मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं। मछली में कितने? 2। और उभयचर में 3 होते हैं, जैसे कि मेढक में, है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजाती है मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में, मेरुरज्जि में। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। कहाँ से उपजती है भाई? ये ब्रेन से, या ब्लड से, या हार्ट से, कि आपके स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु से। तो आपका यहाँ पे सीधा सा है भाई। आपको यहाँ से अगर आपको हृदय स्पंदन बोला गया है, जो एसए नोट की बात हो रही है ना, जो एसए नोट, साइनो एट्रियम नोट की बात हो रही है, तो कहाँ संबंधित है? हृदय से, क्योंकि लिखा भी है हृदय स्पंदन, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है वो कौन है भाई? हृदय से तेज, हृदय से मंद, हृदय के बराबर, या हृदय से स्वतंत्र होकर। तो मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है वो नाड़ी स्पंदन कैसे करती है? हृदय के बराबर, ठीक है। याद रखना कि जो मानव की कलाई में जो नाड़ी दिया गया है ना, सीरा और धमनी की बात चल रही है, ठीक है। तो सीरा और धमनी दोनों क्या होते हैं? बराबर ही है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जिन्होंने अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया था।
है ना। तो लगभग ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर की 10 से 12। मैंने बताया कि एक बार धड़कता है ना, तो लगभग आपके 70 ml ब्लड क्या होते हैं, पंप हो जाते हैं। ऐसे कितने बार धड़कते हैं, 72 बार धड़कता है, तो लगभग 5040 ml। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर, 5 से 6 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लगभग सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, एक बार जोरों शोरों से भाई वीडियो को लाइक कर देना जब चलेगी यूट्यूब में, है ना। चलिए, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है ना। अब थोड़ा मोटा लड़का है, ठीक है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, उतना ही होगा जितना होना चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं, लगभग 5 से 6 लीटर होता है, मिलीलीटर में दिया। ठीक है, चलिए, रक्त क्या है भाई, ये क्वेश्चन मैं सबसे चाहूँगा। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी है, ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि आपको रक्त के बारे में जब पढ़ा रहा था मैं टिश्यूज, है ना। तो इसका आंसर सभी देंगे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, रक्त होता है, चलिए बताइए, ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है कि ये एडिपस उपकलित है, दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन हो गया भाई। ये संयोजी ऊतक है, कनेक्ट करके रखता है पूरे बॉडी को, तो ये कैसा है, संयोजी ऊतक। इसको तो बताया था, है ना। तो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के टाइप से हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, चलो बताओ। जो हीमोग्लोबिन है ये है क्या चीज़ भाई, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, या पिट्यूटरी ग्लैंड में निकलने वाला स्त्राव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मानव के रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, रक्त अल्पता। ठीक है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला है। ठीक है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, सोचो, हीमोग्लोबिन उस प्राणी के जीव द्रव्य में हो जाता है, मतलब ब्लड में नहीं रहता है, होता ही नहीं है। तो याद रखना किसके में, ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। ठीक है, केचुए में वो मिल जाया रहता है। दाया अलिंद, याद रखना, दाया अलिंद और दाया निलय के बीच क्या अवस्थित होता है, और ये गलत है, ऑप्शन गलत है थोड़ा सा, है ना। इस हाँ, ये है क्वेश्चन, दाया अलिंद और दाया निलय के बीच क्या रहता है, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मोनोकस्पिड वॉल्व, ये ऑल ऑफ द बोथ। अब ये तो क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। याद रखना भाई, दाया अलिंद और दाया निलय, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो चीज़ें अवस्थित है वो बाइकस्पिड वॉल्व थी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व थी कि मोनोकस्पिड वॉल्व। मोनोकस्पिड वॉल्व तो था ही नहीं, है ना, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। अब बच गया दो, बाइकस्पिड वॉल्व द्विवल्नी कपाट या त्रिवल्नी कपाट। चलिए, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच भाई कौन सा रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, त्रिवल्नी कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो जो राइट साइड में था भाई, राइट साइड में उसमें त्रिवल्नी कपाट थी, और जो लेफ्ट साइड में था वो क्या था, है ना। ठीक, चलिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवल्नी कपाट, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व, द्विवल्नी कपाट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साइनोएट्रियम नोड हृदय के किस भाग में स्थित है, ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। अगर आपने क्लास ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपके व्यापम के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो व्यापम में पूछे गए हैं, सीजीपीएससी में पूछे गए, वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने लाया गया है। ठीक है, तो साइनोएट्रियम नोड याद रखना, एसे नोड के नाम से बताया था। और ये एसे नोड हृदय कहाँ पाया जाता है, हृदय। कभी कभी करंट दिया जाता है, संकुचन और शीतलन नहीं होता तो उसको करंट दिया जाता है। ठीक है, किस भाग पर अवस्थित है भाई, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर भाई, दाया अलिंद, राइट एट्रियम। ठीक है, दाया अलिंद में साइनो एट्रियम नोड अवस्थित होता है। शरीर में रक्त किस नली के द्वारा या किस वॉल्व के द्वारा रक्त में पहुंचती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन्होंने कॉमन सेंस भर के एकदम दिमाग से अगर क्वेश्चन को बनाओगे तो ही बन जाएगा भाई। शरीर में रक्त किस नली के द्वारा, किस वाल्व के द्वारा रक्त पहुंचता है शरीर में, ये सुनो, शरीर में। तो आपके शरीर को कैसा खून चाहिए, आपके शरीर को कैसा खून चाहिए, शुद्ध ब्लड चाहिए। और शुद्ध ब्लड किस में होता है, धमनी में। अशुद्ध ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है वो सीरा में।
है ना, और बहुत सारे धमनी मिलके क्या बनता है, महाधमनी। तो महाधमनी के थ्रू आपके शरीर में क्या पहुंचता है, ब्लड पहुंचता है। तो मैंने इसको डायरेक्ट बताया था कि आपके बॉडी को किस टाइप का खून चाहिए, है ना। तो जिसने उस दिन ध्यान पूर्वक क्लास अटेंड किया होगा उससे भाई सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है, रक्त का शुद्ध करना, रक्त का पंपिंग करना, रक्त को साफ करना, या इनमें से सभी। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी का सभी आंसर देंगे। चलिए सभी के सभी जितने बच्चे जुड़े हैं भाई सभी के सभी बताएंगे कि मानव शरीर में रक्त का क्या कार्य है। मानव शरीर में रक्त का क्या कार्य है, क्या कार्य है, रक्त का पंपिंग करना। 87 बार चिल्ला चिल्ला बताया था कि जो हार्ट का काम क्या है, सिर्फ पंपिंग करना। किडनी का काम क्या है, छानना। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। परिसंचरण मानव शरीर में अर्थ होगा भाई, परिसंचरण का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि परिसंचरण क्या है, उत्सर्जी पदार्थ का परिसंचरण, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, या हार्मोन का परिसंचरण, क्या इनमें सभी। तो कौन सा करेक्ट आंसर भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि परिसंचरण तो सभी चीज़ों का होगा। और ये मैंने थ्योरी में लिखवाया भी था कि भाई उत्सर्जी पदार्थों का परिसंचरण करेगा, भोज्य पदार्थों का परिसंचरण करेगा, हार्मोन्स का परिसंचरण करेगा। इसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है करके, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर के फेफड़ों में, मानव शरीर के फेफड़ों में हृदय के किस भाग से रक्त जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, चाहे खत्म। पूछा क्या गया है, फेफड़ों में हृदय के किस भाग, फेफड़ों में, फेफड़ों में, फेफड़ों में। तो फेफड़े में आप सांस लेते हो, अब गंदा खून रहेगा उसी को तो ऑक्सीजन छोड़ोगे ना, और गंदा खून किस में जाएगा भाई, सीरा में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, सीरा में। तो सीरा का बड़ा भैया क्या कहलाएगा, महासीरा। तो एक मिनट, अब यहाँ पे दिक्कत एक चीज़ और है, यहाँ पे दिया है पाल्मोनरी धमनी, और आपको बता दूं जो फुफ्फुस धमनी होता है इसके बारे में बताया था कि ये अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। किसको लेके जाती है, अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त को लेके कौन जाता है, पाल्मोनरी धमनी। धमनी लेके जाता है शुद्ध रक्त, लेकिन पाल्मोनरी धमनी किसको लेके जाता है, शुद्ध। अब यहाँ पे एक और डाउट है बहुत सारे बच्चों को कि सर ये महासीरा क्यों नहीं है। महासीरा से ब्लड कहाँ जाता है, आपके हार्ट में जाता है। महासीरा से कहा जाएगा, हार्ट में। मैंने बताया था कि महासीरा से आपके जो ब्लड है वो दायां अलिंद में जाता है। ठीक है, महासीरा से कहा जाता है दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद त्रिवलनी का पार्ट खुलेगा तो दायां नीला, और दायां नीला से ये फुफ्फुस पाल्मोनरी धमनी के थ्रू फेफड़े में, कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, ऑप्शन ए 60। ये बताओ, है ना, शीतलन और संकुचन पूछा गया, तो ये तो क्लास में डायरेक्ट हमने किया था भाई, शीतलन और संकुचन। तो बताइए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो शीतलन होगा कितना होगा, 120, डाइसोलोस्टिक और स्टोलिसिस 80। ठीक है, तो 120/18। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mSHg है, कितना है, 140 mSHg। तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य क्या है, क्या है ये Hd, है ना, क्या है ये Hg। Hg का मतलब क्या है भाई, हाइड्रोजन है कि मरकरी है कि हाइग्रोमीटर है कि हीलियोग्राफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, किसी का अगर आप बीपी माप रहे हो, रक्तचाप माप रहे हो, ब्लड प्रेशर माप रहे हो, तो 140 mmHg बोलते हैं मापने के लिए। जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स क्या है, mmHg। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Hg। तो क्या हीमोग्लोबिन है क्या, कि हीलियोग्राफी है, कि ये है, क्या है। चलिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो याद रखना है क्या है, मरकरी है। क्या है, मरकरी, पारा है बेटा, क्या है, पारा, मरकरी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हीलियोग्राफ नहीं है। ठीक है, हीलियोग्राफ नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुनः एक बार और बता दूं, अंतिम समय है इस प्रयोगशाला परिचारक कम फीस पे आपको परचेस करने का। इसके बाद और आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि दिवाली ऑफर चल रही, इसके बाद कोई त्यौहार नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, है ना। इसके बाद तो फिलहाल री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, तो री रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो इसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आपके पास मौका है प्रयोगशाला परिचारक, है ना,
क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और हम लोग खुद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य से हो, छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, साथ ही साथ साहू सर भी करंट छत्तीसगढ़ स्टार्ट कर दिए हैं। तो बिल्कुल समय नहीं गंवाइए, है ना, कोशिश करें कि अभी जल्दी से जल्दी आप इसको परचेस कर लें या ज्वाइन कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कोशिश करना कि यूट्यूब पे जब हमारी ये वीडियो जाए तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने जितने भी ग्रुप्स में, ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच जाए। जय